हमारा जो चैप्टर चल रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि तथा कार्य नीतियाँ, उसी से जुड़े हुए अब हम टॉपिक जो आगे देखने जा रहे हैं, जैसे मछली उत्पादन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने मधुमक्खी पालन के बारे में बात कर ली थी, अब मछली पालन की बात की जा रही है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मछली पालन है वो क्यों किया जाता है और मछली पालन में होता क्या है। मछली पालन क्यों किया जाता है और मछली पालन में होता क्या। देखो, विश्व की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती गई तो बहुत सी चीज़ों की खपत जारी रहेगी और इसमें बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो जो खाद्य उत्पादन ज़रूरी है और खाद्य उत्पादन की खपत भी ज़्यादा हो रही है। तो ये एक विकल्प हो गया उन लोगों के लिए जो मछली को भोजन के रूप में लेते हैं, तो उनके लिए एक विकल्प हो गया। और मछलियाँ क्यों पाली जाती है? मछलियाँ मांस के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए, ठीक है। और कुछ कंडीशन पर मछलियों से कुछ तेल की प्राप्ति भी की जाती है, ठीक है, जो मेडिकल यूज होते हैं। अब मछली पालन क्यों किया जाता है, पहली बात तो ये है। तो मछली पालन बढ़ती हुई खाद्य समस्या को देखते हुए, यानी जो खाद्य समस्या है उसको देखते हुए मछली पालन बहुत ही व्यापारिक स्तर पर होने लग गया है और व्यापारिक स्तर पर एक प्रकार का उद्योग है। मछली पालन एक प्रकार का उद्योग है। अब दूसरी बात है कि मछली पालन कहाँ किया जाता है? ये तटीय क्षेत्रों पर ज़्यादा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तटीय क्षेत्रों पर ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। मछलियाँ पाली जाती हैं, उनको पकड़ा जाता है और उनको मार्केट में बेचा जाता है। इस प्रकार से एक उद्योग है, एक प्रकार से एक उद्योग चल रहा है। व्यापारिक स्तर पर ये बहुत बड़े पैमाने से फैल चुका है। दूसरी बात, मछलियाँ जो हैं वो पकड़ने के बाद भारत देश से निर्यात भी की जाती है, विदेशों में भी भेजी जाती है मछलियाँ, ठीक है। मछलियाँ प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे मुर्गी पालन में हमने बात की थी, जो अंडे हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, वैसे ही मछलियाँ भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इनसे प्रोटीन की पूर्ति होती है, इसके अलावा वसा वगैरह भी हमें मिलती रहती है। अब बात ये है कि जल कृषि क्या होती है। अगला प्रश्न अपना ये आता है कि जल कृषि क्या है। आपने जल कृषि के बारे में कभी सुना है? नहीं सुना। तो जल कृषि क्या है? अगर आपसे ये पूछे मत्स्य की पालन क्या है, तो आप बता दोगे कि मछलियों को पालना ही सर क्या है? मत्स्य की पालन है। अब आपसे ये पूछा जाए कि जल कृषि क्या है, तो मछलियों के साथ साथ अन्य जीवों को पालना जिनका व्यापारिक स्तर पर उद्योग किया जा सके, ठीक है। जैसे इसके अंदर मगरमच्छ शामिल नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जीव पालतू नहीं होता है, ठीक है, और बड़े स्तर पर इसका उद्योग भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन मछलियों के साथ कुछ ऐसे छोटे जीव पाले जा सकते हैं जिनसे उद्योग चलता रहे। तो अगर हम देखें तो जैसे झींगा मछली है, केकड़ा है, लोबस्टर है, ऑयस्टर है, ये जो जीव हैं छोटे जीव होते हैं और इन जीवों को मछलियों के साथ जब पाला जाता है तो सम्मिलित रूप से हम इस चीज़ को कहते हैं जल कृषि। क्या कहते हैं? जल कृषि। अब मछलियाँ कैसी होती हैं? कुछ मछलियाँ लवणीय जल में पाई जाने वाली होती हैं और कुछ मछलियाँ अलवणीय जल में पाई जाने वाली होती हैं, ठीक है। लेकिन जो खाद्य की समस्या से निपटान पाने के लिए दोनों प्रकार की मछलियों का ही सेवन किया जाता है। अगर हम देखें तो अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? जैसे कतला है, रोहू है, कॉमन कार्प है, ये अलवणीय जल में पाई जाती हैं। और जैसे समुद्र के जल में पाई जाने वाली मछलियाँ कौन सी हैं? हिल्सा है, सर्डाइन है, मैकरेल है, पॉम्फ्रेट है, ये किस में पाई जाती हैं? लवणीय जल। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद रहने चाहिए
और आप मछली पालन के ऊपर अच्छी तरीके से मतलब समझा सकते हो जब आपको एग्जाम्पल याद है। दूसरी बात करते हैं भारत में मत्स्यिकी का आप क्या बताओगे। तो भारत में मत्स्यिकी का आप यही बताओगे जो शुरू से अभी तक मैं बोल रहा हूँ वो बातें आप बता दो कि भारत के अंदर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो खाद्य आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है, खाद्य की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, तो फसलों पर इतना जीवन यापन नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी है हमें एक विकल्प खोजा जाए जिससे हम भोजन की जो आपूर्ति है उसको पूरा कर सकें। तो इसलिए मछली पालन के ज़रिए विश्व की जो जनसंख्या उनके लिए खाद्य आपूर्ति की समस्या का समाधान हुआ है। तो जो मछलियों का सेवन करते हैं वो उनको भोजन के रूप में ग्रहण भी करते हैं। ठीक है। और कहाँ होता है भारत के अंदर ये, विदेश का आप छोड़ो, आपसे भारत का ही पूछ ले तो कहाँ आप बोलोगे, तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पर, जो भी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है, मछलियों का उत्पादन किया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें जल कृषि क्या है, तो मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि जल कृषि क्या है, और ये बात आपको याद भी रहनी चाहिए कि जल कृषि क्या है कि मछलियों के साथ जब जल के अंदर अन्य छोटे जीवों को भी पाला जाता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो उस चीज़ को हम जल कृषि कहते हैं। आप कुछ जीवों के नाम बता सकते हैं, जैसे केकड़ा है, झींगा है, लोबस्टर है, आयस्टर है, ये मछलियों के साथ पाले जाते हैं, तो हम इसको जल कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं। अब बात आती है नीली क्रांति क्या है। क्या है नीली क्रांति क्या है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मत्स्य उद्योग में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ उसको नीली क्रांति कहा जाता है। मत्स्य उद्योग में जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, वैसे नीली क्रांति। श्वेत क्रांति की आप बात करो तो किससे रिलेटेड करते हो, दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति की बात करें तो फसल उत्पादन से, और नीली क्रांति की आप बात करें तो मत्स्य उद्योग को ज़्यादा जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया था उसको हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि एक तो इनकी पैदावार कम स्तर पर हो रही थी, फिर एकदम से अचानक से इनकी पैदावार बढ़ गई, वो क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। मत्स्य पालन व जल कृषि यानी मछलियां प्लस जल कृषि यानी अन्य जीव भी आ जाएंगे, उनमें नई तकनीक और विधि लगाकर, कॉमन तो हो ही रहा था लेकिन वैज्ञानिक विधि अप्लाई करने के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ गया, वैज्ञानिक विधि अप्लाई करने के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ गया, जैसे वैज्ञानिक विधि आप किसकी बात कर रहे हो, भाई उनको खाना ऐसा देना चाहिए कि उनकी पैदावार जल्दी से बढ़ रही है। संकरण वाले तकनीकें भी अपना सकते हैं, उनके पालने के तरीके अलग अलग रख सकते हैं। होता ऐसा है कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती है कि छोटी मछलियों को खा जाती है, तो क्यों ना छोटी मछलियों को अलग पाला जाए और बड़ी मछलियों को अलग पाला जाए। तो जब वो पलकर बड़ी हो जाती हैं तो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को नहीं खाएंगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जब मत्स्य पालन और जल कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक अप्लाई करके, नई विधियों को अप्लाई करके और मत्स्य के उद्योग में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है, उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, नीली क्रांति। क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ गई और ठीक ठीक समझ में आ गई। नीली क्रांति किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे कि मत्स्य पालन और जल कृषि के अंदर तकनीक और विधियों को अप्लाई करके क्रांतिकारी परिवर्तन लाना क्या कहलाएगा, नीली क्रांति। क्या कहलाएगा, नीली क्रांति। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी बात यह है कि पादप प्रजनन क्या है। किसकी बात करेंगे, चलो पहले इस पे ओवरऑल वैसे बात करते हैं हम, पादप प्रजनन है क्या और पादप प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो पहली बात तो यह है, सारा मामला जनसंख्या वृद्धि पर टिका हुआ है। सारा मामला किस पे टिका हुआ है, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जो शाकाहारी लोग हैं, जो मांस का भक्षण नहीं करते हैं, मांस को नहीं खाते हैं, उनको तो भाई चाहे कितनी जनसंख्या बढ़ जाए, उनको खाने के लिए मछली नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, उनको तो अपनी साग सब्जियां ही चाहिए खाने के लिए। अब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो साग सब्जियों की जो पैदावार है वो हो तो रही है लेकिन कम पड़ रही है। तो पुराने तरीके से चलते रहे,
अगर पुराने तरीके से चलते रहे तो जो पादपों के अंदर, जो फसलों के अंदर जो उत्पादन वो उतना ही होगा जितना पहले हो रहा है। तो पहले तो बात संभाली जा सकती थी। रीज़न क्या? आज़ादी के पहले की अगर हम बातें देखें तो संभाली जा सकती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी, तो जितना उत्पादन हो जाता था उससे आपूर्ति भी हो जाती थी। लेकिन आज के दौर में जनसंख्या दिन रात बढ़ रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जो फसल उत्पादन किया जा रहा है वो पूरी आपूर्ति नहीं करवा पा रहा है। तो क्यों ना हम इसमें पादपों के अंदर प्रजनन की ऐसी विधियां लगाएं कि उनका आनुवंशिक स्तर पर उनमें सुधार हो जाए और उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पादप प्रजनन लागू करना चाहिए। देखें, अगर हम पादपों की आनुवंशिकता को परिवर्तित कर व उन्नत करने की कला, यानी उनकी आनुवंशिकता में सुधार कर दिया जाए, या फिर आप कहो कि हस्त कौशल के जरिए, यानी हाथ के कौशल के जरिए। अब हाथ का कौशल कहाँ लगा सकते हो आप? लैब में ही लगा सकते हो। हस्त कौशल यानी बायोटेक्नोलॉजी जुड़ती है इससे भी, जैव प्रौद्योगिकी इससे भी जुड़ती है। तो हस्त कौशल के जरिए जब आप किसी पादप की आनुवंशिकता के अंदर सुधार लेकर आ जाते हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पादप प्रजनन बढ़ रहा है, यहाँ पर पादप प्रजनन बढ़ रहा है। ठीक है। तो पादपों की आनुवंशिकता को परिवर्तित व उन्नत करने की कला, यानी उनको बदलने की और उनको बढ़ाने की जो कला है, जिस विज्ञान के अंतर्गत आती है, उस विज्ञान को हम पादप प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग। क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में ऐसा किया जाता है। ठीक है, यानी जेनेटिक स्तर पर उनमें सुधार कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके उद्देश्य क्या है? देखो, इनके उद्देश्य को समझो कि प्लांट ब्रीडिंग की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कैसे सहायता कर सकता है? तो कर सकता है। अगर हम पहला पॉइंट देखें तो आपको पहला पॉइंट ये कह रहा है कि वांछित गुणों का समावेश कर उन्नत किस्मों को तैयार करना। क्लियर बात? वांछित गुणों का समावेश। एक प्लांट है, अब इस प्लांट के अंदर ग्रोथ कम है। क्या कम है? या फिर कह दो आप इसमें प्रोडक्शन कम है सर। प्रोडक्शन यानी इसका उत्पादन कम है। इसी जाति का एक दूसरा प्लांट है, उसमें उत्पादन ज़्यादा है। तो क्यों ना सर हस्त कौशल के जरिए इसके जीन को इसमें ट्रांसफ़र कर दें हम? क्यों ना हस्त कौशल के जरिए इसके जीन को इसमें ट्रांसफ़र कर दे, तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। तो वांछित गुण का मतलब आपने अपनी इच्छा अनुसार उसमें गुणों का समावेश करवा दिया, आपने अपनी इच्छा अनुसार उसमें गुण बढ़ा दिए। तो वांछित गुणों का समावेश कर उन्नत से उन्नत किस्म तैयार कर ली, और वो किस्म जब मार्केट में आ गई तो जो काम पहले 50 बीघा खेत में हुआ करता था वो 2 बीघा खेत में ही हो जाएगा, अगर उन्नत किस्म है तो। बात समझ में आ रही है? अधिक उत्पादन देने वाली किस्में प्राप्त करना, तो ये बात मैंने यहीं पे बताई है कि प्रोडक्शन अधिक बढ़ा लेना, अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को तैयार करना। और यही चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को देखते हुए हमें चाहिए क्या? उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी तो बाद में भी बढ़ जाए, पहले पेट तो भरे, पोषक तत्व तो बाद में भी आ जाएंगे, पहले पेट नहीं। क्योंकि आप जानते हो भारत के अंदर अगर हम देखें तो आज आप यहाँ पे बैठे हो, सभी अच्छे परिवारों से हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे भीख मांग रहे हैं, भुखमरी की स्थिति में, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनको आप ये बोल रहे हो कि भाई आप है ना विटामिन ए, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का खाना ले आप, तो वह उनका सीधा सा प्रश्न क्या रहेगा? भाई आप खाना दो हमें, विटामिन ए, विटामिन बी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो प्रोडक्शन बढ़ना जरूरी है। क्या बढ़ना जरूरी है? प्रोडक्शन।
अधिक उत्पादन देने वाली किस्में प्राप्त करना, अधिक पोषक तत्वों वाली, ये भी जरूरी है। पेट भी बढ़ जाए और साथ साथ में जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी हमारे पास आ जाए। जैसे गोल्डन राइस वाला आपने पढ़ा था, गोल्डन राइस प्राप्त करना, ठीक है। तो गोल्डन राइस की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन की भी आपूर्ति करवा दी गई थी। यानी का राइस की अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्च वगैरह होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो विटामिन ए की पूर्ति नहीं कर सकती, तो क्यों ना राइस के साथ विटामिन ए की पूर्ति करवाने वाला डेफोडिल प्लांट से निकाला हुआ वो जोड़ दिया गया था, तो उसमें पूर्ति हो गई थी। तो पोषक तत्व भी बढ़ाए जाए ताकि बढ़ती हुई खाद्य आपूर्ति के साथ साथ जो पोषक तत्वों की मांग है वो भी पूरी हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसान को बहुत सारी ये समस्याएं झेलनी पड़ती है। एक किसान वर्ग से संबंधित कोई कैंडिडेट इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि रोग प्रतिरोधक, यानी उसने क्रॉप लगाई, उसने फसल लगाई, लेकिन कुछ ही दिनों में उस फसल के अंदर कोई कीट लग गया, कोई कवक लग गया और उसकी पूरी प्रोडक्शन खराब हो गई। पूरी प्रोडक्शन क्या हो गई? सूखा प्रतिरोधी। सूखा प्रतिरोधी यानी किसमें लगाई, लेकिन सूखा प्रतिरोधी नहीं थी वो। जल की यदि थोड़ी सी कमी हुई तो वो सारी मर गई। कीट प्रतिरोधी, कीट आए और खा गए, मर गई फसल। तो क्यों ना आनुवंशिकता के, क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी के जरिए उनके जीन के अंदर इतना सुधार कर दिया जाए कि उन पे कीट आके बैठे तो कीट खुद मर जाए, उन पे कोई कवक आके बैठे उनको खाने लगे तो कवक खुद मर जाए। इसको आप ऑर्गेनिक कृषि कहते हो, ऑर्गेनिक खेती कहते हो, पढ़ा था ना पिछली क्लास में। सूखा प्रतिरोधी एक किस्म ऐसी है जो जल्दी ग्रो करती है और एक किस्म ऐसी है जो धीरे ग्रो करती है, लेकिन उसको पानी भी बहुत कम चाहिए। तो क्यों ना उसका जीन उसमें डाल दिया जाए, तो वो पानी भी कम लेगी और ग्रोथ भी जल्दी कर जाएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो जब अब किसान है तो भारत के अंदर जो किसान है वो सभी तो ऐसे नहीं है कि भाई पूरी तरीके से अपने आप में कंप्लीट हैं वो, तो उनको मौसम पर डिपेंड रहना पड़ता है। वर्षा होगी तब पैदावार होगी। तो जो कोई फसल 3 बारिश से तैयार हो रही है, बारिश हुई नहीं, एक ही बारिश हुई तो फसल तो उसकी ख़राब हो गई। तो क्यों ना वो ऐसी किस्म उसके खेत में लगाई जाए जो एक बारिश से ही तैयार हो रही है, एक बार पानी डालने से तैयार हो रही। तो सुधार हो रहा है, पादप प्रजनन में सुधार हो रहा है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी इसको बहुत बड़ी समस्या जिसको फेस करना पड़ता है कि मान लो मृदा की अम्लीयता बढ़ गई, खेत के अंदर जो मिट्टी पड़ी है ना उसकी अम्लीयता बढ़ गई। अम्लीयता मतलब ज़्यादा एसिडिक हो गई वो, और जो भी प्लांट आप लगा रहे हो वो सारा वैसे का वैसे ही मर रहा है कुछ दिन में, चाहे उसको कुछ भी डाल दो, क्योंकि मृदा ही कैसी हो गई? अम्लीय। लवणता बढ़ गई, बढ़ सकती है भाई, पानी जो है वो ही ऐसी जगह से आ रहा है जो लवणीय है, तो उसने मृदा की भी क्या बढ़ा दी? लवणता बढ़ा दी। क्षारीयता बढ़ गई, अम्लीयता बढ़ती है तो हो सकता है क्षारीयता भी बढ़ सकती है। तो क्यों ना ऐसी किस्म तैयार की जाए जिनका एसिड, जिस पर एसिड का, लवण का, बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसको आप निष्फिक्र होकर आप जिस खेत में लगाया जाएगा वो ग्रोथ करेगी ही करेगी। और ये सब किससे तैयार हो सकता है? पादप प्रजनन। किससे तैयार हो सकता है? ठीक है। फसल परिपक्वन काल में कमी, ये भी अच्छी बात है। यानी फसल लगा दी, तैयारी हो गई, लेकिन उसके परिपक्व होने का काल है वो बढ़ गया, यानी टाइम ले रही है। तो जो फसल जो है वो 4 महीने में तैयार हो रही है, क्यों ना ऐसा आनुवंशिक बदलाव उसमें किया जाए कि वो 3 महीने में तैयार हो जाए। तो किसान जो है वो अगली फसल लगा सकता है, फिर जल्दी क्या करेगा? अगली फसल लगा सकता है ना। इस प्रकार से फसल उत्पादन को बढ़ाया
जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि पादप प्रजनन क्या है, कि उसकी आनुवंशिकता में सुधार कर उन्नत किस्में तैयार करना, फसलों की आनुवंशिकता में सुधार कर उन्नत किस्में तैयार करना पादप प्रजनन कहलाता है। अब प्रश्न ये बनता है आपका, ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य बताइए। तो मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता ये आपको समझ में नहीं आए। 5 उद्देश्य हैं, 6 उद्देश्य हैं, 5 तो याद रह ही जाएंगे। क्लियर? बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।